तो आज हम बात करेंगे स्टेबल एंजाइना के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पर। हम देखेंगे कि नाइस गाइडलाइंस की बुनियाद पर डॉक्टर्स मरहलावार दवाइयों का इंतखाब आखिर करते कैसे हैं। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो इलाज की तफसीलात में जाने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टेबल एंजाइना आखिर है क्या। सीधे अल्फाज में, यह सीने में होने वाली वो तकलीफ है जो दिल के पट्टों तक खून की सप्लाई कम होने की वजह से होती है। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले इलाज की बुनियाद पर बात होगी, फिर फर्स्ट लाइन इलाज का इंतखाब कैसे होता है ये जानेंगे। इसके बाद अगर एक दवा काफ़ी ना हो तो क्या करना चाहिए, फिर कुछ मुतबादिल अद्वियात पर नज़र डालेंगे और आखिर में नाइट्रेट टॉलरेंस के मसले को समझेंगे। चलें जी, तो सबसे पहला हिस्सा बुनियाद, यानी वो बुनियादी इलाज जो हर मरीज को दिया जाता है। तो इलाज का आगाज होता है इन 3 बुनियादी दवाओं से। एक है एस्पिरिन, खून को पतला रखने के लिए, दूसरी है स्टैटिन, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, और तीसरी सबलिंगुअल GTN, जो एंजाइना का अटैक होने पर फौरी आराम देती है। समझ लें कि ये हर मरीज के लिए एक तरह से पहली दिफाई लाइन है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी फर्स्ट लाइन इलाज का इंतखाब। ये पहला बड़ा फैसला होता है। तो सवाल यह है कि सबसे पहले कौन सी दवा शुरू की जाए। गाइडलाइंस में ना 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो फिर डॉक्टर ये फैसला कैसे करते हैं कि किस मरीज के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है? देखें, यहां कोई एक दवा दूसरे से बेहतर नहीं है, दोनों ही फर्स्ट लाइन ऑप्शन है। इंतखाब का इन्हिसार 3 चीजों पर होता है। मरीज की दीगर बीमारियां कौन सी हैं, इन दवाओं के मुमकिन नुकसानात क्या हो सकते हैं, और खुद मरीज की क्या तरजीह है। मतलब इलाज को हर शख्स के लिए अलग से तरतीब दिया जाता है। चलें अब तीसरे हिस्से पर आते हैं। जब एक दवा काफी ना हो तो फिर इलाज को आगे कैसे बढ़ाया जाता है? तो इसका एक बहुत वाज़ेह 3 कदमी तरीका है। पहला कदम, मोनोथेरापी शुरू करें, यानी बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में से कोई एक। दूसरा कदम, उस दवा के खुराक को उस हद तक बढ़ाएं जहां तक मरीज बर्दाश्त कर सके। और तीसरा कदम, अगर अलामात फिर भी बाकी रहें तो एक दूसरी दवा साथ में शामिल कर दें। इस बारे में नाइस गाइडलाइंस बिल्कुल वाज़ेह हैं। वो कहती हैं कि अगर एक मरीज बीटा ब्लॉकर से ठीक नहीं हो रहा तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर शामिल करें, और अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है तो बीटा ब्लॉकर शामिल कर दें। मतलब साफ है, अगर एक दवा काम ना करे तो दूसरी दवा को साथ मिला दिया जाता है। इसी को कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही अहम बात है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की भी किस्में हैं। अगर इसे अकेले इस्तेमाल करना है तो रेट लिमिटिंग किस्म जैसे वेरापेमिल इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर इसे बीटा ब्लॉकर के साथ देना है तो फिर लंबी असर वाली डायहाइड्रोपायरिडीन किस्म जैसे एम्लोडेपिन इस्तेमाल की जाती है। ये फ़र्क बहुत ज़रूरी है क्योंकि गलत इम्तिजाज खतरनाक हो सकता है। और ये है वो सबसे बड़ी वार्निंग, बीटा ब्लॉकर्स को वेरापामिल के साथ कभी भी नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि इससे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो सकता है, यानी दिल की धड़कन खतरनाक हद तक सुस्त हो सकती है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये एक एब्सोल्यूट नो है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि अगर कोई मरीज बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का ये कॉम्बिनेशन बर्दाश्त ही ना कर पाए तो यहीं पर हम मुतबादिल अद्वियात की तरफ देखते हैं। ऐसी सूरत में गाइडलाइंस में कुछ और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इनमें शामिल हैं लंबी असर वाली नाइट्रेट्स, इवाब्रेडिन, निकोरिंडिल या फिर रिनोलाजीन। और यहीं से बात आती है इन मुतबादिल दवाओं में से एक की, यानी लंबी असर वाली नाइट्रेट्स की। इसके साथ एक खास मसला जुड़ा है जिसे समझना ज़रूरी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर नाइट्रेट्स इतनी मौसर हैं तो उन्हें मुसलसल हर मरीज के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? जाहिर है, ये सोचने वाली बात है कि इनके लंबे अरसे तक इस्तेमाल पर इतनी पाबंदियां क्यों हैं। इसकी बुनियादी वजह है नाइट्रेट टॉलरेंस। होता यह है कि वक्त के साथ साथ जिस्म इन दवाओं पर रद्द अमल देना कम कर देता है। सीधे अल्फाज में दवा का असर कम हो जाता है और इलाज गैर मौसर हो सकता है। और इस मसले का हल बड़ा दिलचस्प है, जो दवाई की किस्म में ही छुपा है। जो स्टैंडर्ड रिलीज दवा है उसे दिन में इस तरह लेना पड़ता है कि कुछ घंटों का नाइट्रेट फ्री वक्फा मिले, लेकिन जो मॉडिफाइड रिलीज दवा है वो दिन में सिर्फ एक बार ली जाती है और इससे टॉलरेंस का मसला होता ही नहीं। तो ये जो स्टैंडर्ड रिलीज नाइट्रेट्स हैं, इनके लिए रोजाना तकरीबन 10 से 14 घंटे का नाइट्रेट फ्री वक्फा रखना लाजमी है। इसी से टॉलरेंस को रोका जा सकता है। या एक और बहुत अहम बात याद रखने वाली है, तीसरी दवा मामूल के मुताबिक शामिल नहीं की जाती। ये सिर्फ उस वक्त दी जाती है जब मरीज पहले बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोनों ले रहा हो और साथ ही वो PCI या बाईपास सर्जरी जैसे किसी प्रोसीजर के लिए इंतजार कर रहा हो।
तो ये कोई मुस्तकिल हल नहीं, बल्कि एक बड़े इलाज की तरफ जाने के लिए एक आर्जी सहारा है। तो ये पूरा प्रोटोकॉल हमें एक आखिरी और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आखिर वो कौन सा मकाम है जहां दवाएं काफ़ी नहीं रहती और सर्जरी जैसी मुदाखलत की ज़रूरत पड़ती है? इससे हमें दवाओं के इलाज की हदूद का अंदाज़ा होता है और ये सवाल पैदा होता है कि स्टेबल एंजाइना के मैनेजमेंट में अगला कदम क्या होता है।